नमस्कार, कंज्यूमर्स किंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुमानसी दवे। आज का मुद्दा बेहद अहम है। वायरल इन्फेक्शन हो या निमोनिया या फिर किसी और तरह का इन्फेक्शन, जब जनरल मेडिकेशन से काम नहीं बनता तो डॉक्टर्स बीमारी की इंटेंसिटी के हिसाब से एंटीबायोटिक गोलियां प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपको पता है भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल इतना आम हो गया है कि ये अब बेअसर होने लगी है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद ICMR और लैंसेट की स्टडी में बात सामने आई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में इस बात को लेकर चिंता जताई। ICMR ने साफ साफ कहा है कि एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर वो चिंतित है, क्योंकि इन्फेक्शन जैसे UTI और निमोनिया तक पर भी दवाएं अब बेअसर साबित हो रही हैं। दरअसल तेजी से बढ़ रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स लेने की आदत जो है ना, इस हाल में हमें पहुंचा दिया है, इस तरह के हालत में हमें पहुंचा दिया है कि ये अब एक तरह से बेअसर होता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई भविष्य में एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बेअसर साबित होंगी? सुपर बग को लेकर क्या है चिंताएं? नीड ऑफ द आवर क्या कदम होने चाहिए और हमें जागरूकता के लिए कहां फोकस करना होगा? इन सभी पहलुओं पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स की पैनल आज मौजूद है, और उनका स्वागत करते हैं। उनसे इस अहम मुद्दे पर बातचीत करते हैं, क्योंकि बात पते की है, बात आपके हक की है और बात सेहत की है। मेरे साथ डॉक्टर वेरांची शाह, नेशनल स्पॉक इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IDMA जुड़े हैं। डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेहरा, एमेरिटस साइंटिस्ट ऑफ ICMR एंड फॉर्मर डीन एंड नेशनल चेयर एट एम्स न्यू दिल्ली जुड़ गए हैं, और डॉक्टर दिनेश कुमार, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए और इस अहम मुद्दे पर चर्चा पर जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल विरांची शाह जी आपसे होगा। जिस तरह की सिचुएशन है मेडिसिन को लेकर, मेडिसिन एक तरह से इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, इतनी सीरियस एंड सिंसियर चीज है कि डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करे उसके बाद लेना, लेकिन एंटीबायोटिक्स अब बेअसर होना शुरू हो चुके हैं। तो क्या आज भारत में एंटीबायोटिक जरूरत से ज्यादा और जल्दबाजी से दी जा रही है? क्या इस वजह से इस सिचुएशन तक पहुंचे हैं हम? महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए IDMA को शामिल होने के लिए मैं आपका धन्यवाद कहता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने अभी एक जो मन की बात में चर्चा उठाई है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी हम बधाई देते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, जो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में काफी हद तक पेशेंट्स प्रिस्क्रिप्शंस के बगैर, मेडिकल कंसल्टेशंस के बगैर डायरेक्टली एंटीबायोटिक बाय करते हैं और उसको यूज करते हैं, और वो भी सब शायद वो सब थेरेटिक डोज में हो सकती है, शायद वो गलत एंटीबायोटिक हो सकती है, शायद वो कोर्स भी पूरा न करते हो, उनको मालूम नहीं है, क्योंकि सारे एंटीबायोटिक्स एक नहीं होते हैं। हर एक प्रकार के इन्फेक्शंस के ऊपर ससेप्टिबिलिटी के हिसाब से कुछ कंडीशंस में कुछ एंटीबायोटिक को यूज करना है। तो जो मेरे ख्याल से जो अनकंट्रोल्ड यूज है, यानी कि मेडिकल एडवाइस के बाहर जो यूज हो रहा है, ये एक बड़ा ही एक डेंजरस सिचुएशन है, और इसकी वजह से आज भारत में देखा गया है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो चुका है। और ये पेशेंट्स जो इस तरह से डॉक्टर की एडवाइस या एक एडवाइस के बाहर जो अपने आप से जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उससे उनके बॉडी को भी हार्म होता है। उनका कभी सिम्टोमेटिक रिलीफ हो गया है तो डायग्नोसिस जो बिगर इश्यू है उसका शायद नहीं होगा। आप अगर गलत एंटीबायोटिक लेते हो तो लेने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, और अगर आप सब थेराप्यूटिक डोज ले रहे हैं तो फ्यूचर में इसी ऑर्गेनिज्म का अगर फिर से इन्फेक्शन हुआ तो शायद वो ऑर्गेनिज्म म्यूटेट हो जाएगा और इस मेडिसिन से रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो एक बड़ा हेल्थ हैजार्ड है, और इसीलिए हमें सबको समझना है, हमें एक पब्लिक अवेयरनेस लानी चाहिए कि एंटीबायोटिक्स या इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कोई भी मेडिसिन है, जहां वो जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है वो प्रॉपर डॉक्टर की सलाह के बाहर लेना का अवॉइड करना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ आपकी इस बात से डॉक्टर। और सही कहा आपने, डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करे उसके बाद दवा लेना या अपने हिसाब से ये समझ कर कि हमें पता है दवा लेना, उसने शायद हमें इस सिचुएशन में स्थिति में पहुंचा दिया है। और इस पर चिंता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी मन की बात में जताई थी। उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल में बढ़ोतरी जो है वो ठीक नहीं है, बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स लेना सही नहीं है, ये ना करें। और गलत दवा लेने से इन्फेक्शन का दायरा जो है वो बढ़ सकता है। यहां तक कि रिसर्च में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की चेतावनी भी दी गई है। एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से चुनौतियां जो हैं वो काफी हद तक बढ़ती हुई दिखी है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेहरा भी है हमारे साथ। नरेंद्र जी, शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे बड़ा सवाल, आईसीएमआर की स्टडी जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या इशारा करती है? क्या ये कहना सही होगा कि हम पोस्ट एंटीबायोटिक एरा की तरफ अब बढ़ रहे हैं? एएमआर जो है आज के दिन एक बहुत बड़ी ग्लोबल हेल्थ इश्यू बनता जा रहा है। और सबसे पहले मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मन की बात में इस इश्यू को उठाया है, लोगों को जागरूक किया है। क्योंकि ये अब लगता ये है, कई लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि 2050 तक नंबर ऑफ डेथ्स जो होंगी एएमआर से वो कैंसर से भी ज्यादा रहेंगी। और ये एस्टिमेट भी है कि 10 मिलियन से ज्यादा डेथ्स रहेंगी। तो एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है ये। आईसीएमआर तो इस चीज के लिए बहुत सालों से जुड़ा हुआ है। आईसीएमआर ने बहुत स्टडीज की हैं। एक स्टडी तो उन्होंने 2022 में भी किया था, जिसमें कि 21 टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स को जोड़ा था अपने साथ में और उनका डेटा लिया था। तो 1 लाख कल्चर आइसोलेट्स जो उसमें से मिले थे, उसमें से 1747 पैथोजेंस थे। और जैसा कि हमको मालूम था, ई कोलाई जो है सबसे ज्यादा था, लेकिन सब तरह के ऑर्गेनिजम्स थे। लेकिन स्टडी से सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आई, जो कार्पेपेनम ड्रग है जो कि निमोनिया के लिए यूज करते थे, जो पहले 80% से ज्यादा लोगों में इफेक्टिव थी, वो 2022 में घट के 60 तक आ गई और आज के दिन शायद उससे भी बहुत ज्यादा कम आ गई है। दूसरी चीज, क्लेप्सियला निमोनी जो है, उसमें ड्रॉप जो था और भी ज्यादा अलार्मिंग था, जो कि 2000 और इंडिया में 60% से ज्यादा भी रेजिस्टेंस लेवल पे लोग उसी ड्रग को दिए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग इश्यू है। इसको हमको बिल्कुल वॉर जोन की तरह करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। इससे इन्फेक्शन रहते रहेंगे, सिवियर इलनेस रहेगी। और सबसे बड़ी बात है दैट वी आर गिविंग ए वे टू सुपर बग्स। देखिए, जब वो एंटीबायोटिक्स जो हमारे पास अभी अवेलेबल हैं वो काम ही नहीं करेंगी और रेजिस्टेंस आती जाएगी, तो हमारे पास सुपर बग्स आ जाएंगे, जिसके लिए हमारे पास दवाई नहीं रहेगी। तो ये कॉमन इन्फेक्शन जो रहेंगी, ये हम उनको भी ट्रीट नहीं कर पाएंगे। एंटीवायरल्स, एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल्स जो हमारे पास हैं वो काम नहीं करेंगी। और हमारी इश्यूज रहेंगे ज्यादा सर्जरी के लिए, कीमोथेरेपी के लिए और ट्रांसप्लांट के लिए, जहां हमको कई बार एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, और जब वो काम ही नहीं करेगी तो बड़ा इश्यू हो जाए। तो आई थिंक लोगों में अवेयरनेस लाना इसके बारे में बहुत ही आवश्यक है। नरेंद्र जी, बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने इस पूरी कड़ी में उठाया है, सुपर बग। अगला मेरा सवाल भी आपसे उसी पर होगा, लेकिन डॉक्टर दिनेश कुमार भी हमारे साथ, इंटरनल मेडिसिन डायरेक्टर फोर्टिस। दिनेश जी, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितना खतरनाक हो चुका है इसको लेकर, लेकिन इससे भी साथ साथ मैं लैंसेट की जो स्टडी है एंटीबायोटिक को लेकर, वो स्क्रीन पर लेकर आना चाहूंगी और उसके साथ आपका सवाल और आपका एनालिसिस समझना चाहूंगी। लैंसेट की जो स्टडी है कहती है एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल खतरे की घंटी तो है ही, लेकिन सुपर बग के चलते एंटीबायोटिक्स का असर जो है वो कम हो चुका है। 4 देशों के 1200 से ज्यादा मरीजों पर खास रिसर्च की गई। सर्वे में 83% भारतीय मरीजों में एमडीआरओ पाया गया। एमडीआरओ का मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। एमडीआरओ मरीजों में सुपर बग पाया जाता है और ये सुपर बग के कारण ट्रीटमेंट जो है वो चुनौतीपूर्ण हो जाती है।
अब सवाल आपसे दिनेश जी, क्लिनिकल प्रैक्टिस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के सबसे खतरनाक केस आप कहां पर देख रहे हैं? आप किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को आप रीड करते हैं? पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। वास्तव में एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब है जिस तरीके से केवल एंटीबायोटिक नहीं, एंटी माइक्रोबियल्स का मिसयूज होता रहा है। और मैं एक चीज और एम्फसाइज करना चाहूंगा कि जो सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन है, जिसको एलोपैथी कहते हैं, हम सभी ने जो लीड ली, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि वी डेवलप द कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस, और हमने उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल्स इजाद किए, जिनमें सबसे पहले पेनिसिलिन इजाद किया गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से इन दवाइयों का मिसयूज हुआ है, जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि 2050 तक आते आते जो मृत्यु दर है एंटीबायोटिक्स होने के बावजूद मिलियंस में चली जाएगी, और ये शायद कैंसर से ज्यादा मोर्टेलिटी शो करेगी। अब सवाल ये है कि ये रेजिस्टेंस हो क्यों रहा है? इसमें एक तो मिसयूज है, जो ओवर दी काउंटर हम दवाइयां दे रहे हैं मरीजों को, वो उसके लिए जिम्मेदार है। उसके अलावा जो हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारी कंडीशंस में जिसमें एंटीबायोटिक का कोई प्रॉपर इंडिकेशन नहीं है, फिर भी एंटीबायोटिक दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर फ्लू है, डेंगू फीवर है, या ऐसी बहुत सारी जो वायरल कंडीशंस हैं, उसमें जब हम एंटीबायोटिक्स अननेसेसरली प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उससे भी इस किस्म की ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होती है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जिसको हम अभी छोड़ बैठे हैं, वो है पोल्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री, जहां बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल्स का मिसयूज होने लगा है। इन सब के चलते ये ड्रग रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा पैदा होने लगा है। और ये बिल्कुल सही बात है कि कई बार हम आईसीयू के पेशेंट्स में बड़ी अजीब और असहाय स्थिति में खड़े होते हैं, जहां सभी किस्म के एंटीबायोटिक से वो कीटाणु रेजिस्टेंट होता है। मेनली इसमें चाहे वो क्लेप्सिला हो, इकोलाई हो, इस किस्म के बैक्टीरिया हो, पर वो कोई भी कीटाणु हो सकता है जो कई बार इस किस्म का रेजिस्टेंस दिखा सकता है। और उस स्थिति में बड़ी अजब स्थिति होती है जो हम पेशेंट की हेल्प नहीं कर पाते हैं। इससे न केवल हमारी मोर्टेलिटी बढ़ती है, जो हेल्थ का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, पेशेंट का स्टे बढ़ जाता है, और बहुत सारे अननेसेसरली आईसीयू एडमिशन बढ़ जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये एज ए ह्यूमन रेस के लिए, और आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या पैदा करने वाला है। तो हमें इस विषय में एक प्रॉपर गाइडलाइंस बनानी चाहिए, और इसके लिए मैं वास्तव में मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने एक राजनीतिक मंच से इस मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हर आदमी के से कंसर्न रखता है, उसको पहली बार उठाया है। तो निश्चित रूप से इसमें सभी समाज की भागीदारी भी जरूरी है। मेडिकल फेटर्निटी के अलावा हमें इसमें मेडिकल फेटर्निटी को भी प्रॉपरली गाइड करना पड़ेगा, हमें शॉर्टकट्स छोड़ने पड़ेंगे, और हमें सरकार को इन्वॉल्व करके बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी, जिसमें एंटीबायोटिक्स का जो प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है या वो जो दी जा रही है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, प्रॉपर ड्यूरेशन में नहीं दिया जा रहा है, किस एंटीबायोटिक को दिया जाना चाहिए, कितने समय के लिए दिया जाना चाहिए, इस सब की बहुत अच्छे से ऑडिट करने की जरूरत है। तो इन सब चीजों का अगर हम ध्यान करेंगे तभी हम इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। एब्सोल्युटली डॉक्टर दिनेश, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट पर रोशनी आप डाल रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर शाह, एक और सवाल आपसे, फार्मा इंडस्ट्री अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो पूरी चुनौती है, जी 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 दिनेश जी आप बताएं, अपनी बात पूरी कीजिए। हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी स्टूवर्डशिप कमेटी बनाई जानी चाहिए, जहां हम अपने डॉक्टर्स को भी ट्रेन करें, अपने नर्सिंग स्टाफ को भी ट्रेन करें, और अपने फार्मासिस्ट को भी ट्रेन करें। और ऑफ कोर्स हमें समाज को तो जागृत करना ही पड़ेगा, उनके अंदर अवेयरनेस लानी ही पड़ेगी। अगर हम उस अवेयरनेस को नहीं पैदा करेंगे तो इनका मिसयूज रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बिल्कुल सही, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पर रोशनी आप डाल रहे हैं। डॉक्टर शाह, मैं आपसे अगला सवाल पूछ रही थी, फार्मा इंडस्ट्री जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की ये चुनौती इस वक्त निकल कर आई है, इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये कि क्या भारत में एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर सेल जो है, इस पर अब सख्ती जरूरी हो चुकी है? आपको क्या लगता है? मैडम, जब कोई इश्यू माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंच जाता है और उनको पब्लिक में ये बताना पड़ता है कि भाई देखिए ये बहुत एक सीरियस इश्यू आ रहा है, तो हम सब समझ सकते हैं कि एक बड़ा ही गंभीर मामला है। जहां तक फार्मा इंडस्ट्री का या ट्रेड का संबंध है,
एंटीबायोटिक्स में इधर शेड्यूल एच और शेड्यूल H1 वार्निंग्स सारे मेडिसिन पे होती है। हमें ये इंश्योर करना होगा कि इस प्रकार की शेड्यूल एच और शेड्यूल H1 जो एंटीबायोटिक्स है वो ओवर द काउंटर ना बिके। हालांकि उसके ऊपर वार्निंग्स होती है, लेकिन आमतौर पे पेशेंट और रिटेल पे ये बिकती है। तो इसको कहीं ना कहीं अवेयरनेस लाके रिटेल पे एज वेल एज पेशेंट्स को अवेयरनेस करके हमें ये स्टॉप करना चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन न हो एंटीबायोटिक्स में। दूसरी बात रही जो डॉक्टर साहब ने भी जो मुद्दा उठाया था कि एंटीबायोटिक्स को फ्लू वगैरह में एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके प्रिस्क्रिप्शन पे भी मेडिकल एसोसिएशंस को अपनी खुद की गाइडलाइंस पे कहीं जोर देना पड़ेगा कि कैसे हम एंटीबायोटिक्स को या किस तरह की फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक हो जो इमीडिएट यूज हो, और उसको फिर सेकंड लाइन और थर्ड लाइन एंटीबायोटिक कब और कैसे यूज हो, इसके कहीं गाइडलाइंस पे थोड़ा ज्यादा काम करके इसको डॉक्टर फ्रेटर्निटी में, मेडिकल फ्रेटर्निटी में इसको थोड़ा अवेयरनेस ला दिया जा सकता है, ताकि जो प्रिस्क्रिप्शंस भी आए तो वो वेटिंग होके आए, जहां जरूरी है वहां बेसिक एंटीबायोटिक ही यूज हो, और जहां पर पे लगे डॉक्टर को कि यहाँ कोई जनरल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं यूज करना चाहिए, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए, तो प्रॉपर टेस्ट प्रोटोकॉल वगैरह फॉलो होके उस तरह से एंटीबायोटिक्स के प्रिस्क्रिप्शन हो। तो जरूरी दोनों साइड से है। और तीसरा एक जो डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था पोल्ट्री में और एनिमल यूज में, तो वेटरनरी यूज में भी जो एंटीबायोटिक्स जाती है, क्योंकि एक काफी बड़ा पॉपुलेशन है जो एग्स मीट वगैरह जो कंज्यूम करता है, तो ये सारी चीजें वहां से भी ह्यूमंस में आ सकती है और अल्टीमेटली ये हमारे बॉडी में इम्पैक्ट कर सकती है। तो एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेरा यही कहना है कि ये तीनों चीज पे फोकस करना चाहिए। हमारे फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और रूल्स के अंतर्गत सारे एंटीबायोटिक्स पे शेड्यूल एच या H1 अलग अलग प्रकार के जो वार्निंग्स हैं वो होती हैं, और प्रयत्न हमें करना चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन इन वार्निंग से रुक जाए। बिल्कुल। डॉक्टर नरेंद्र, आपने सुपर बग का जिक्र किया। हमारे व्यूअर्स को एक बार सुपर बग के मायने बता देते हैं। मेडिसिन में सुपर बग का मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव या कह सकते हैं मुख्य रूप में बैक्टीरिया होते हैं जो कई एंटीबायोटिक दवाएं जो हैं उनके प्रति प्रतिरोधी रेजिस्टेंस हो जाते हैं, जिससे उनका इलाज करना बहुत मुश्किल या फिर यूं कहें कि असंभव तक हो जाता है, और ये गंभीर जानलेवा संक्रमण पैदा कर सकते हैं, जिन्हें हिंदी में हम औषधि प्रतिरोधी रोगाणु या दवा प्रतिरोधी कीटाणु कह सकते हैं, जहां दवाएं उन पर बिल्कुल असर नहीं करती। नरेंद्र जी, बग्स का जो जिक्र आपने किया, सुपर बग्स का, भारत के हेल्थ सिस्टम के लिए ये कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं, पहली चीज। और दूसरा, सरकार और नीति निर्माताओं को अब कौन से तत्काल कदम उठाने चाहिए इसे रोकने के लिए? बड़े अच्छे सवाल किए, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक लांसेट में स्टडी आई थी 2023 में। उस स्टडी ने कहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद एयर पोल्यूशन। क्लाइमेट चेंज और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा आपस में नाता है, और ये नाता आप समझ भी सकते हैं कि अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स फूड में भी आ गया, एग्रीकल्चर में आया, एनिमल फूड से आया, तो ये सब जगह पर जाएगा, इसी से सुपर बग आते हैं फिर। तो हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो, ये बहुत बड़ा डेटा था। ये वाली स्टडी जो मैं बता रहा हूँ लांसेट में आई थी 2023 में जून में, बड़ी स्टडी है, और उन्होंने दिखाया कि इनका आपस में बहुत नाता है एयर पोल्यूशन का। उस हिसाब से जो AQI हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, आप उसको सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा सबसे ज्यादा है। ICMR की स्टडी ने यह भी बताया कि एज पर द ICMR एस्टिमेट्स के मीन ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है ऑफ ट्रीटिंग द रेजिस्टेंट बग्स इज गोइंग टू बी 40% हायर। हमारा कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा उसी से। तो ये चीजों को हमको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जो आपने दूसरा सवाल कहा, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों के लिए एक मैसेज ये है
कि वो AMR को स्लो कर सकते हैं। मैंने कुछ ये पॉइंट्स लिखे थे। एक तो सबसे पहला, वो लोग खुद जाके मांगते हैं एंटीबायोटिक दे दी, डॉक्टर साहब मेरे को फ्लू हो गया, मेरे को कोल्ड हो गई, मेरे को एंटीबायोटिक दे दें। तो लोगों को एक सबसे बड़ी हिदायत है, प्लीज आप जाके लोगों डॉक्टर से या जिसके पास भी आप जाते हैं एंटीबायोटिक नहीं मांगिए, और एंटीबायोटिक वही लिए जो कि सर्टिफाइड डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है और जब आपको जरूरत है। वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एंटीबैक्टीरियल की जरूरत है। तो ये सब आप काम करेंगे तो यू विल मेक दी सुपर बग हार्डर। सुपर बग बन नहीं पाएगा फिर, तो आपको रेगुलर हैंड वॉशिंग करना पड़ेगा, रेगुलर डिसइंफेक्शन ऑफ द एरिया अराउंड यू, एंड लिमिटेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तभी यूज करें जब आपको जरूरत है, और वैक्सीनेशन भी लें अपना टाइम पर। दूसरी बात, जो डॉक्टर लोग भी देखते हैं और डॉक्टरों को मालूम है, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो देखते हैं कि AMR के लिए 5 Ds उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। राइट डायग्नोसिस, हमारा डायग्नोसिस करेक्ट हो, राइट ड्रग हम यूज करें और उसकी राइट डोज दें, ड्यूरेशन उसकी फिर इतने ड्यूरेशन के लिए दी जाए, और कब बंद किया जाए, कब उसको डिसकंटिन्यू किया जाए। तो इसको हम कहते हैं 5 Ds। 5 Ds में डायग्नोसिस, ड्रग, डोज, ड्यूरेशन एंड डिसकंटिन्यूएशन थे। तो आई थिंक दोनों को करना पड़ेगा, लोगों को भी जागरूकता करनी पड़ेगी कि एंटीबायोटिक बिना बात के घर में somebody falling sick, सारे डॉक्टर हो जाते हैं, कहते हैं मेरे दोस्त ने ये कहा था, उसने ये कहा था, आप भी ये जाके ले लीजिए दवाई। तो उससे हमारा बढ़ता जा रहा है, और डेटा जो वर्ल्ड वाइड है वो ये दिखाता है कि AMR लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ज्यादा है, और ये डेटा वाकई बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा है WHO का, UN का भी। कुछ साल पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था वर्ल्ड साइंस फाउंडेशन की, उसमें यूनिसेफ के लोग थे, और आई थिंक सारा इश्यू सिर्फ इसी के अराउंड ही था कि AMR को कैसे हम ग्लोबली कैप्चर कर पाए। तो इसमें लोगों की भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है, और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने मन की बात में ये कहा, लोगों को जागरूक किया। और ये आप लोग भी अपने टेलीविजन शोज में फ्रॉम टाइम टू टाइम, और गांव में जाके ये लोगों को कहना पड़ेगा कि इस तरह की दवाइयों का सेवन ना करें, अननेसेसरी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी इस कोशिश की सराहना करने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सही कहा आपने, दवाई लेने का भी एक तरीका होता है और उस तरीके को समझने की जरूरत है, और ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम आप नहीं जानते हैं। किन बातों का ध्यान रखना है, डॉक्टर की सलाह पर ही किसी तरह की दवाई ले, मेडिकल स्टोर्स पर, फार्मेसी पर रेगुलेशंस की जरूरत है, लोगों के बीच सुपर बग्स की जानकारी जो है, अवेयरनेस जो है उसे बढ़ाने की जरूरत है, एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम के चलन जो है उन्हें बढ़ाने की, एक तरह से अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। दवा की पूरी कोर्सिंग आपकी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसे खत्म करें, बीच में ना छोड़े, जो कि हम अमूमन कर देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दूसरों की बची हुई या फिर खुद की पुरानी दवा ये समझकर कि दवा मेरी है, मैं खा सकती हूँ, खा सकता हूँ, इससे ठीक हो जाएंगे, अपने हिसाब से ना चले। ये सबसे बड़ी हिदायत लगातार, और ये वो चीज है जो हम सब जानते हैं लेकिन नजरअंदाज कर जाते हैं। डॉक्टर दिनेश, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। एक तरह से सिचुएशन भी हो जाती है, डॉक्टर्स शायद इस चैलेंज को फेस करते होंगे कि मरीज इस हद तक उम्मीद में होते हैं कि उनकी तकलीफ जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी कि डॉक्टर के लिए भी एक चैलेंज पैदा हो जाता है। तो क्या आज डॉक्टर्स के सामने मरीजों की उम्मीदें भी गलत प्रिस्क्रिप्शंस की वजह बन रही हैं? मैं इस बात से आपसे इत्तेफाक करूंगा कि कई बार जो ओवर एक्सपेक्टेशन है या जो मैजिक की उम्मीद लेकर के कई बार जो पेशेंट आते हैं, और खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में जहां हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे कई बार पेशेंट और पेशेंट के तीमारदारों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि 24-48 घंटे में अगर पेशेंट ठीक हो गया तो बहुत अच्छा है, अगर ठीक नहीं हुआ तो बहुत गड़बड़ है। पर मेरे ख्याल से लगता यह है मुझे कि अनसाइंटिफिक अप्रोच है। हमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले डॉक्टर साहब ने कहा है, पहले हमें प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना चाहिए, और उसके लिए एक अच्छी लैब का होना और एक टीम का होना बहुत जरूरी है।
मेरा मानना है कि हमें जिनमें सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होगा या कोई एनारोबिक इन्फेक्शन होगा, इस किस्म के केसेस में हमें सबसे पहले कल्चर लेना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि कई बार पहले ही पेशेंट इतने सारे एंटीबायोटिक घर से खा के आया होता है कि ये इस किस्म के जो टेस्ट हैं वो हमारी कई बार हेल्प नहीं कर पाते हैं। बट अगर हम सही सेंस में प्रैक्टिस करें तो ये इस किस्म के टेस्ट हमें, जहां भी हम इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो वुंड का है या ब्लड का है या किसी भी हिस्से का है, प्रॉपर तरीके से कल्चर करना चाहिए। कल्चर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो रिपोर्टिंग है बढ़िया होनी चाहिए, और उसके हिसाब से फिर हम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करें प्रॉपर डोज में, प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए, प्रॉपर तरीके से, और सही टाइम आने पे हम उसको डी एस्केलेट भी करें। ये नहीं कि हम उसको लगातार चलाते चले जाएं। जहां हमें जरूरत लगती है, जहां हमें लगता है साइंटिफिकली अब हमें इसको डी एस्केलेट करने की जरूरत है, तो हमें डी एस्केलेट करना चाहिए। और उसके बाद में जो भी एंटीबायोटिक उसकी जगह पे लिखा जाए या जितनी मात्रा में लिखा जाए, वो पेशेंट को प्रॉपरली समझाया जाना चाहिए कि उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम तक उसको लें डॉक्टर के सुपरविजन में, उससे गायब ना हो। कई बार होता ही है कि वो पेशेंट के डॉक्टर के फॉलोअप से गायब हो जाते हैं। दैट इज नॉट साइंटिफिक। और फिर कई बार उससे ज्यादा कॉस्ट पे करते हैं बाद में आके, जब परेशान दोबारा होते हैं। तो ये सब अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और मैं रिपीट करूंगा दोबारा से, मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को भी, जिन्होंने पॉलिटिकल मन से पहली बार इस किस्म का इशू उठाया है, और आप जैसे लोग भी जो मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये काम सारा डॉक्टर फेटर्निटी नहीं कर सकती है, इसके लिए सोशल सपोर्ट की जरूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक बार फिर से हमारी इस कोशिश को समझने के लिए और उसकी सराहना करने के लिए आपका भी शुक्रिया। बेहद इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन डॉक्टर विरांची शाह, डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेहरा एंड डॉक्टर दिनेश कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में सेहत मंत्र जो हमें दिया है, उसके साथ मैं क्लोज करना चाहूंगी। हेल्दी फूड के साथ जीवन शैली पर जोर दें। चलना, दौड़ना, योग, ध्यान और कसरत बेहद जरूरी है, इस पर ध्यान दें। पारंपरिक भारतीय खान पान से सेहत को बूस्ट मिलता है। घर का खाना खाने की कोशिश करें। फास्ट फूड, तला भुना, इस तरह के खाने से परहेज कीजिए। फिलहाल कंज्यूमर इज किंग के आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें इतना स्वदेश के साथ। नमस्कार।